वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो भी हमने चीज़ें बेसिक्स पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे 5 मिनट में और फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने कमेंट देखा था कि किसी ने कहा है, कमेंट किया है कि कंसोलिडेशन पढ़ाइए सर। तो कंसोलिडेशन होगा, पर ये सिलेबस जो मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधे कंसोलिडेशन में जंप करूँ, टाइम लगेगा पहुंचने में। पर जो भी मुझे पता है, कंसोलिड 3 चैप्टर्स रहते हैं सॉइल मैकेनिक्स में जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना। तीन टोटल 3 टॉपिक्स हैं जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है। पहला, कॉम्पैक्शन नहीं भी लें अगर तो कंसोलिडेशन, और अगर दूसरा लें हम तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है ना, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये 2 चैप्टर ऐसे रहते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो इसको मैं आपके लिए इतना इजी कर दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, सिर्फ इतना ही तो पढ़ना था। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, पर उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं लेक्चर साथ में लेते चलता जा रहा हूँ, ठीक है ना, हर चीज़ को आपको प्रॉपरली पढ़ना है। तो फिर आपको जाके वहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, जहाँ से हमने लीव किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस किए थे हमने और उसके बाद फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस से लेक्चर को। तो सबसे पहले, अगर इंडेक्स प्रॉपर्टी स्टार्ट करने के पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी, मैंने आपको क्या कहा था कि इनको आपको याद ही रखना है। एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। दूसरा फॉर्मूला, गामा बल्क इक्वल्स टू जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। थर्ड फॉर्मूला आपका, इसी को अगर आपको गामा सेचुरेटेड लिखना है तो एस की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इसी के जैसे अगर आपको गामा सैचुरेटेड लिख लिया हमने, गामा सैचुरेटेड के बाद अगर गामा ड्राई लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये एस की जगह 0 पुट कर देंगे तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। फिर गामा डी निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस जी डब्ल्यू। सिक्स्थ क्या है आपके लिए, गामा डी निकालने का एक और फॉर्मूला, गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। सेवेंथ, अगर गामा सबमर्ज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, गामा सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा सबमर्ज फाइनली आ क्या जाता है, जी-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। एट्थ आपके लिए क्या है, एट्थ एन ले लेते हैं, ई अपॉन 1 प्लस ई। नाइन्थ, ई इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन। इसी तरह बाकी भी फॉर्मूले। अगर आपको वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। और अगर एन के टर्म्स में दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कैसे निकालते हैं, वी अपॉन वी इंटू 1 माइनस एन। यहाँ तक की बात हमारी हो चुकी थी। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं, डेराइव हमने कैसे ये रिलेशनशिप्स आ रहे हैं वो हमने देख लिया था। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आपको बिल्कुल भी आगे जाके दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्यों यूज़ होती हैं, इट इज़ टू डिटरमाइन या क्लासीफाई करने के लिए किसको, सॉइल को। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। किस लिए यूज हो रही है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के लिए यूज हो रही है। कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट हैं आपके पास, टोटल 9 इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली क्या है आपके लिए, वाटर कंटेंट। दूसरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। थर्ड आपका बल्क यूनिट वेट। उसके बाद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है आपका कंसिस्टेंसी, थिक्सोट्रॉपी। सिक्स्थ, सेवेंथ आपका सेंसिटिविटी। एट्थ आपका एक्टिविटी और नाइन्थ कोलेप्सिबिलिटी। बहुत इजी है ये टॉपिक्स। इसके बाद आपका ये लास्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर क्या होगा, यहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे तो इसके बाद आपका चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें से टाइम किस में लगता है, जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने किसकी बात करी इंडेक्स प्रॉपर्टीज में? वाटर कंटेंट की। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड या फिर फील्ड मेथड कौन सा है आपका? वाटर कंटेंट निकालना है हमें, ठीक है। ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, पीछे भी लिखी थी मैंने और यहाँ पे भी। नेक्स्ट, सबसे पहले हम किसको लेके चल रहे हैं? वाटर कंटेंट को। किसको लेके चल रहे हैं? वाटर कंटेंट को। इसके सबसे क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं? ओवन ड्राइड मेथड सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे एक्यूरेट है। सबसे एक्यूरेट मेथड है। कैसी है? सबसे एक्यूरेट मेथड है ये। नेक्स्ट आपका सैंड बाथ मेथड। थर्ड आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, टॉर्जन बैलेंस मेथड, अल्कोहल मेथड, रेडियो एक्टिव मेथड एंड पिक्नोमीटर मेथड। इसमें से हम 3 मेथड्स कर चुके हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वाटर कंटेंट ओवन ड्राई मेथड से निकालना है तो कैसे करते थे हम? ओवन ड्राई मेथड से हम कैसे कंटेंट वाटर कंटेंट निकालते थे? आपने एक कंटेनर लिया, उसका वेट किया आपने एम्प्टी कंटेनर का W1, फिर उस पर मॉइस्ट सॉइल पुट करी, उसका वेट किया तो कितना हो गया? W2। थर्ड, आपने फिर उसको उस कंटेनर को W2 वेट के साथ जो आया है उसको 24 घंटे के लिए किस पे? एक अवन में पुट किया। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 110 डिग्री सेल्सियस। बाकी मैंने बेसिक्स बता दिए, कहाँ पे 80 से ऊपर नहीं करेंगे। और बाकी चीज़ें, जिप्सम प्रेजेंट है तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक सॉइल है तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपको उस पर कुछ डाउट है तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है ना। 110 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के लिए 24 आवर्स के लिए पुट कर दिया, उसको ओवन से बाहर निकाला और उसका वेट किया W3 वेट करने के बाद आपने वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये क्या आ गया था आपका फाइनली फॉर्मूला? क्या है? W1 कंटेनर का वेट है और W2 किसका वेट है? कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का। कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का। और W3 किसका वेट है? कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। तो मैंने क्या किया? W2 माइनस W3 कर दिया, डिवाइडेड बाय, अब मुझे ड्राई सॉइल का चाहिए तो उसमें मैंने क्या कर दिया? W2 माइनस W1, वही चीज लिखी है। W3 माइनस W1, सॉरी, कंटेनर का वेट क्या था? W3, ड्राई वाले कंटेनर का। तो क्या था? कंटेनर माइनस करना है मुझे सिर्फ, तो क्या आ जाएगा? W3 माइनस W1। तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड्स। ये कंप्लीट हो गया आपका। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट बताए। कौन कौन से वाटर कंटेंट होते हैं किसी भी सॉइल में? ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। इनके बारे में भी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। कैपिलरी वाटर और स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है? मान के चलिए सॉइल का एक पार्टिकल है, इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल वाटर। ये भी अभी आगे आएगा आपको सारी चीजें। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल वाटर। ये सारी चीजें भी एक एक करके आपको आगे आएंगी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, और उसके बाद आपका ग्रेविटी वाटर क्या है, और कैपिलरी वाटर आपके लिए क्या है, ठीक है ना। और अगली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था? 110 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तो ये तीनों रिमूव हो रहे हैं। कौन कौन से? ग्रेविटी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर। पर जैसे ही आप टेम्परेचर 110 डिग्री से करते हो तो क्या होता है? स्ट्रक्चरल वाटर लॉस होने लगता है, जो हम नहीं चाहते। अगर किसी चीज का स्ट्रक्चर ही लॉस हो जाएगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमें स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव नहीं करना है। इसलिए हमें स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव नहीं करना है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? ऑप्शन ही नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड क्या है? सिंपली एक ओपन कंटेनर है, उसको आपने डायरेक्टली किस पे? हीट पे पुट कर दिया, फ्लेम में, ठीक है ना। डायरेक्ट अवन के क्या बोलते हैं, स्टोव के नीचे, ठीक है ना, हीट करने के लिए। अब यहाँ पे सारी मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन सब किसके जैसे है? पिछले वाले मेथड के जैसे। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे आप टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं है, और जब आपके पास टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल किसके जैसे? स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके जैसे है? ओवन ड्राई मेथड के जैसे। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया। पर यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, ये फ्लेम, ये स्टोव है फॉर एग्जांपल आपका,
ये स्टोव है, यहाँ से फ्लेम है ये, इस पे आपने एक सैंड बाथ को यहाँ पे पुट कर दिया, इसमें सैंड है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, टॉप रीजन के कंपैरिजन में। हो सकता है ये 110 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, ये 110 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो क्या होगा, सॉइल सॉलिड्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। अगर सॉइल सॉलिड्स का डिस्ट्रक्शन होने लगा तो इसका मतलब सॉइल की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे लिए सैंड बाथ मेथड, और हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास अवन ना हो। अवन जब हमारे पास प्रेजेंट ना हो तो हम कौन सी मेथड यूज़ कर लेते हैं, सैंड बाथ मेथड, ये फील्ड मेथड है। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड में मैंने आपको कल ही बता दिया था कौन सी गैस। सबसे पहले अब आप एक कैलिब्रेशन का मतलब समझो, सिंपल टर्म्स में मैं आपको एक कैलिब्रेशन का मतलब बता देता हूँ कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। आपके घर में आप बैठे हो और आपने ये डिसाइड किया कि, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका 12th का एग्जाम है। किसका एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, ठीक है ना। अब कैलिब्रेशन क्या है, किस चीज़ को कैलिब्रेशन बोलते हैं, कि अगर आपके 80% आए, ठीक है ना, तो आपको फॉर एग्जाम्पल कॉलेज मिलेगा जो आपके रैंकिंग में 3rd नंबर पे है। 80% मार्क्स तक कितने, कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको, जो 3rd रैंक पे है। अगर आपके परसेंटेज 90% तक आ जाते हैं तो कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, जो आपके सिटी में कौन से रैंक पे है, 2nd रैंक पे है। और 3rd नंबर पे कौन सा है, अगर आपके 95% से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, 1st वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो ये क्या किया आपने, एक तरीके से कैलिब्रेशन कर लिया कि इतने परसेंट आएंगे तो ये कॉलेज, इतना परसेंट आएंगे तो ये कॉलेज, इतना परसेंट आएंगे तो ये कॉलेज। वैसे उसी चीज़ को बोलते हैं हम, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कुछ ऐसा टफ चीज़ नहीं है या कोई टेक्निकल टर्म्स में नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, एक तरीके से कि हमने कैलिब्रेशन कर लिया। वैसे ही जितना प्रेशर आएगा उसके हिसाब से हमने कैलिब्रेशन करके रखा होगा कि अगर प्रेशर आया फॉर एग्जांपल 1 ppm, 1 ppm बोल रहा हूँ, 1 atm, तो उतना ही हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट इतने परसेंट होगा। अगर रीडिंग आई 1, तो हो सकता है कि हमको पता हो, पहले हम कई बार ये चीज़ कर चुके होंगे, जब भी 1 रीडिंग आती है तो 10% मॉइस्चर कंटेंट होता है, 2 रीडिंग आती है तो 15% मॉइस्चर कंटेंट रहता है, 3 रीडिंग आती है तो 30% मॉइस्चर कंटेंट रहता है। तो हमारे लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहले से कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड का मतलब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि इतना आएगा तो ये मिलेगा, इतना आएगा तो ये मिलेगा। वैसे ही है कि इतना प्रेशर आया तो इतना मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। ये कैसी मेथड है, क्विकेस्ट मेथड है, कितनी देर में रिजल्ट दे देती है, 5 to 7 मेथड। और कर क्या रहे हैं हम, आपने कैल्शियम कार्बाइड को इसमें डाला और एसिटिलीन गैस रिलीज हुई, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके, जो सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट किया, और कौन सी गैस बनाई, एसिटिलीन गैस बनाई। कौन सी गैस बनाई आपके लिए, एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलीन गैस क्या करेगी, जो आपका कंटेनर है उसके वॉल्स में प्रेशर पुट करेगी, और जब वॉल्स में प्रेशर पुट करेगी तो उससे प्रेशर की रीडिंग से हम क्या बता देंगे, मॉइस्चर कंटेंट, ये फील्ड में। और अगर हमको आपको एग्जाम में बनाने आ जाए तो आप ऐसे बनाएंगे। ये एसिटिलीन गैस क्या कर रही है, प्रेशर पुट कर रही है, ये गेज में, डायल गेज में रीडिंग आएगी, उससे हम बता देंगे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है। बिल्कुल सिंपल है। और इसमें ये एक अकेला मेथड है जिसमें वाटर कंटेंट किस टर्म्स में आता है, वाटर कंटेंट किस टर्म्स में आता है, वेट ऑफ सॉलिड्स टू द टोटल, सॉरी, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट किस टर्म्स में आता है, जिसने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, वाटर कंटेंट डब्ल्यू डैश, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो किस टर्म्स में, इस वाले टर्म्स में। जरूरी नहीं है, कभी एग्जाम में आता नहीं, पर फिर भी अगर आपको ये वाला वाटर कंटेंट देके इसको कन्वर्ट करने बोले तो क्या हो जाएगा, ये वाटर कंटेंट इज इक्वल टू ये वाले वाटर कंटेंट से डब्ल्यू डैश अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू डैश। अगर ओरिजिनल वाले वाटर कंटेंट में जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसमें जाना है तो ऐसे चेंज करते हैं उसको। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आ गया रेडिएशन
मेथड। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन मेथड। कैसी मेथड है ये? दिस इज अ फील्ड मेथड। अब रेडिएशन मेथड में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। पिछली बार जो हमने पढ़ा था वहां तक का रिवीजन हो गया, अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखो रेडिएशन मेथड में क्या है कि मान के चलो आपको फील्ड पे क्या करना है, फील्ड पे आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने C60 ले लिया, कोबाल्ट 60, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्टील केसिंग पुट कर दी, यहाँ पे क्या किया आपने, एक स्टील केसिंग पुट कर दी जिसमें क्या प्रेजेंट है आपका, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट यहाँ पे इस पे C60 प्रेजेंट है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे भी एक स्टील केसिंग पुट करी जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है, एक डिटेक्टर प्रेजेंट है। अब जब आप इसको एक्टिवेट करोगे, इसको एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे आपका सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट है। इसके हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगी, अपनी कुछ एनर्जी लूज करेगी। जो वो एनर्जी लूज करेगी उसको कौन डिटेक्ट कर लेगा, आपका यहाँ का डिटेक्टर। तो जितना यहाँ पे भी कैलिब्रेशन है, जितना एनर्जी का लॉस होगा उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वाटर कंटेंट कितना है। जितना एनर्जी का लॉस होगा उससे हमें समझ में आ जाएगा कि वाटर कंटेंट कितना है। जितना एनर्जी का लॉस होगा, इसको जब आप एक्टिवेट करोगे C60 को, तो ये जाके कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, हाइड्रोजन एटम में, किसके, वाटर के हाइड्रोजन एटम में। उसकी वजह से क्या करेगा, कुछ एनर्जी लॉस करेगा। उस एनर्जी लॉस को हम किससे डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिटेक्टर लगा रहेगा, है ना। उस डिटेक्टर से हम उसको डिटेक्ट, और जितनी एनर्जी लॉस होगी उससे हम बता देंगे कि मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट कितना है सॉइल का। ये देखो सामने, यहाँ से न्यूट्रॉन को एक्टिवेट किया, ये किसके साथ स्ट्राइक किया, हाइड्रोजन एटम के साथ, किसके, वाटर के हाइड्रोजन एटम के साथ। और डिटेक्टर ने ये डिटेक्ट कर लिया कि कितना एनर्जी लॉस हुआ है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। इन दिस मेथड, जो मैंने आपको समझाया वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इन दिस मेथड 2 steel casings are lowered in the ground where the moisture content is to be determined. One of the casing consists of radioactive material C60 and other consists of detector. When radioactive material is activated, it emits neutron. क्या emit किया उसने, neutron emit किया। These neutrons strike with the hydrogen atom present in the water molecule, resulting in a loss in energy of the neutron. किसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वाटर। दैट इज बीइंग डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर एंड इज फर्दर कैलिब्रेटेड टू गिव द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। यहाँ पे भी क्या चीज का यूज हो रहा है, यहाँ पे कैलिब्रेशन का। यहाँ पे भी किस चीज का यूज हो रहा है, कैलिब्रेशन। बिल्कुल सिंपल मेथड है। ये हो गई आपके लिए कौन सी मेथड, रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट है अब आपकी एल्कोहल मेथड। अब एल्कोहल मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, एल्कोहल मेथड, अब हम जब सॉइल में एल्कोहल या मिथिलेटेड स्पिरिट का मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि इवेपोरेशन तेज हो जाता है। क्या जल्दी होने लगता है, इवेपोरेशन। मेथड कैसा है ये, सैंड बाथ जैसे ही, ऑलमोस्ट सेम ही है। बस यहाँ पे हमको मॉइस्चर को जल्दी रिमूव करना था तो हमने इसमें क्या एडिशन कर दिया, हमने मिथिलेटेड स्पिरिट डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको इवेपोरेट करने में हमें हेल्प मिलेगी। बाकी मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके जैसे है, ओवन ड्राई मेथड के जैसे। तो एल्कोहल मेथड क्या है, इन दिस मेथड मिथिलेटेड स्पिरिट या एल्कोहल इज एडेड टू द सैंपल इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग ड्राइंग। जो ड्राइंग का प्रोसेस हम करने वाले थे, जो ड्राइंग का प्रोसेस करने वाले थे उस पे हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया, क्या ऐड कर दिया, मिथिलेटेड स्पिरिट। क्या ऐड कर दिया हमने, मिथिलेटेड स्पिरिट। इससे क्या फायदा हुआ हमें, मिथिलेटेड स्पिरिट ऐड करने से क्या फायदा हुआ, इवेपोरेशन ड्यूरिंग ड्राइंग, इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग ड्राइंग। सिर्फ आपका बाकी सारी चीजें किसके जैसे हैं, ओवन ड्राई मेथड या फिर सैंड बाथ मेथड जैसे। ठीक है, तो यहां पे अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है, स्टेप्स आर सेम एज ओवन ड्राई मेथड। स्टेप्स आर सेम एज ओवन ड्राई मेथड। नेक्स्ट चीज देखिए, एज देयर इज, जैसे सैंड बाथ मेथड में हो रहा था कि टेम्परेचर में कंट्रोल नहीं था हमारा यहाँ पे भी। ओवन ड्राई मेथड में हमारे पास टेम्परेचर पे कंट्रोल है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं था। तो टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये मेथड
ऑर्गेनिक सॉइल और सॉइल हैविंग जिप्सम, इन दोनों के लिए सूटेबल, इन दोनों के लिए सूटेबल नहीं है, इन दोनों के लिए सूटेबल नहीं है। क्लियर है? इन दोनों के लिए ये चीज सूटेबल नहीं है, एज देयर इज नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, जैसे सैंड बाथ मेथड में हो रहा था। और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑर्गेनिक सॉइल और सॉइल हैविंग जिप्सम इन दोनों के लिए क्यों सूटेबल नहीं है, उसको सेकंड या थर्ड लेक्चर उसने देखा नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, या पिछले जब हमने वाटर कंटेंट पढ़ना स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाला मेथड, जब हमने फर्स्ट वाला मेथड पढ़ना स्टार्ट किया था वन ड्राई मेथड, तब मैंने बताया था कि जिप्सम है तो कितना टेम्परेचर रखना है, और अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो क्या करना है। ठीक है ना? तो आप वो लेक्चर्स वापस से देख के आएंगे, तब ये चीज़ समझ में आएगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये मेथड में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, 110 डिग्री से ऊपर जा सकता है, इसलिए हम इस केस में, हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। किसके केस में? जिप्सम और ऑर्गेनिक सॉइल के केस में। ठीक है ना? नेक्स्ट, टॉर्जन बैलेंस मेथड। अब टॉर्जन बैलेंस मेथड में क्या है? इन दिस मेथड इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड। क्या चीज यूज कर रहे हैं हम यहाँ से? इंफ्रारेड रेडिएशन। इन दिस मेथड इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ द मॉइस्ट सैंपल। आपने यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ा और यहाँ पे इसको क्या किया? आपने ड्राई किया। अब इसमें इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप ड्राई करोगे तुरंत आपको वेट करना है। याद रखना, टॉर्जन बैलेंस मेथड में क्या करना है? जैसे ही आपने इसको यहां से किया, वेइंग आप साथ में, इसका जो वेट है वो आप साथ साथ में करते जाओगे। ड्राइंग और वेइंग साथ में होती है। इन दिस मेथड वेटिंग एंड ड्राइंग इज बीन कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, hence is used for soil that quickly reabsorbs moisture from the atmosphere। ये कैसी सॉइल के लिए यूज करते हैं? जो सॉइल वापस से एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को जल्दी से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अब कौन सी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर? जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ये अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको। अगर मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको टॉर्जन बैलेंस मेथड की या इसलिए इसको मैंने क्या लिखा है? टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस क्यों लिखा है? कि जैसे ही आप ड्राई कर रहे हो तुरंत वेट कर रहे हो। ड्राइंग एंड वेटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। ठीक है ना? साथ में वेट कर रहे हैं हम उसका। अब किस सॉइल के लिए यूज कर लेते हैं? जो सॉइल वापस से एटमॉस्फेयर से जल्दी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। और कौन सी सॉइल ऐसा करती है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, वो सारी चीजें हम आगे बताएंगे, मतलब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज कर रहे हैं हम सॉइल को ड्राई करने के लिए, और वेइंग और ड्राइंग साइमल्टेनियसली हो रही है। दो ही पॉइंट लिखना है आपको, और फिर बाद में जब मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस सॉइल के लिए, तो आप यहाँ पे सॉइल का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, पर वो यहाँ पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, फिर आप नहीं तो कंफ्यूज हो गए वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊंगा। तो आप साथ में एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि कौन सी सॉइल वहाँ पे होती है जो जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती है क्या? मॉइस्चर फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, अब आएगा यहाँ से पिक्नोमीटर मेथड। अब क्या है आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी पिक्नोमीटर मेथड। अब जो भी आपको डाउट्स हो आप यहाँ तक मुझसे पूछ सकते हो। पिक्नोमीटर मेथड भी एक तरीके से लेबोरेटरी के लिए मेथड है, रिजल्ट जल्दी आता है। और पिक्नोमीटर क्या है? एक 900 ml फ्लास्क है, एक 900 ml फ्लास्क है। इसको हम फाइनली इसका फॉर्मूला क्या करेंगे? डिराइव करेंगे कि अगर पिक्नोमीटर मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं? जी के थ्रू कोशिश करेंगे क्या? सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए। अब ये कैसी सॉइल्स के लिए यूज होगा? ये सॉइल के लिए यूज होगा, जैसे मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर अगर आप देख के आए होगे तो मैंने आपको एक वीट और वीट फ्लोर का एग्जांपल दिया था। तो ये वाली मेथड किस के लिए यूज होगी? वीट के लिए। वीट मतलब कैसी सॉइल? कोर्स सॉइल। फाइन सॉइल के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके फाइन सॉइल के बीच में जो एंट्रैप्ड गैसेज होती हैं उनको रिमूव करना बहुत टफ होता है। फाइन सॉइल के अंदर जो एंट्रैप्ड गैसेज होती हैं उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम किस के लिए यूज़ करेंगे? ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, लाइक सैंड। ठीक है ना?
नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें पहले थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिराइव करते हैं कि फाइनली अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट किससे निकालना है, आपको पिक्नोमीटर मेथड से, तो कैसे निकालेंगे। पिक्नोमीटर मेथड, क्विक मेथड गिव्स रिजल्ट विद इन 10 to 20 मिनट्स। कितनी देर में रिजल्ट दे देती है, 10 to 20 मिनट्स में। दिस मेथड इज जनरल यूज फॉर दो सॉइल फॉर विच स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया ना, कैसी सॉइल के लिए यूज करेंगे, जिसका हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कोहेशन लेस सॉइल। कोहेशन लेस सॉइल, कोहेसिव सॉइल, ये बातें आगे भी आएंगी, पहले भी बता चुका हूँ। कोहेशन सॉइल या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल, फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड ग्रेवल। क्यों ऐसा हो रहा है, रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड गैसेस इज डिफिकल्ट फ्रॉम कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल का मतलब अभी सिर्फ आप इतनी समझ लो कि जो क्ले सॉइल होती है जिसमें आप पेड़ पौधे होते हैं, मान चलो ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, वो एक तरीके से कैसी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, जो स्टिकी इन नेचर होती है। तो उस मेथड के लिए नहीं यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, जैसे आप बीचेस में जो रेत देखते हैं, या आपके कंस्ट्रक्शन के लिए जो सैंड आती है ना, जिसको बालू भी बोलते हैं बिहार में, बिहार और उस साइड के एरिया में बालू, है ना, वैसी सैंड के लिए हम इसको क्या यूज करेंगे, वैसी मिट्टी के लिए हम इसको यूज करेंगे, कौन सी मेथड को, पिक्नोमीटर मेथड को। ठीक है ना। कैसी सॉइल को, आपने देखा होगा वो स्टिकी नहीं है ना, वो सॉइल्स क्या होती हैं, स्टिकी नहीं होती। जैसे ही उसका मॉइस्चर कंटेंट जाएगा, अगर आप हाथ में रखोगे, जैसे जैसे सूखेगी वो क्या होने लगेगी, बिखरने लगती है। ठीक है ना। तो वो सॉइल कैसी कहलाती है आपकी, कोहेसिव, वो कोहेशन लेस सॉइल। और जिसमें आप, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल होती है या ब्लैक सॉइल आपने देखी होगी जिसपे आप पेड़ पौधे लगते हैं, वो सॉइल कैसी होती है आपकी, कोहेसिव सॉइल। या आगे और डिफरेंस आपको धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। और पिक्नोमीटर क्या है, इज अ 900 ml कॉनिकल फ्लास्क। क्या है ये, 900 ml कॉनिकल फ्लास्क। जिन लोगों ने जिनकी सिविल इंजीनियरिंग चल रही होगी या लैब चल रही होगी, उन्होंने पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट जरूर निकाला होगा, या फिर जी कैलकुलेट किया होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी सॉइल की, पर अभी हम नेक्स्ट, इसका अगला स्टेप, जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो भी हम किसका यूज करते हैं, पिक्नोमीटर मेथड का। चलिए अब इसको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व, मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक एम्प्टी, एक मिनट, सबसे पहले हम लेंगे एक एम्प्टी कंटेनर। इसका वेट क्या है, इसके वेट को हम ले लेंगे W1। ये क्या है, सिर्फ एम्प्टी कंटेनर है। ये क्या है आपका, एम्प्टी कंटेनर। छोटा बनाते हैं चलो। ये W1 क्या है, ये एम्प्टी कंटेनर। क्या किया आपने, एक एम्प्टी कंटेनर, उसका वेट लिया आपने, कितना आ गया, W1। सेकेंड कंटेनर, मतलब सेम कंटेनर पे अब आप क्या करोगे, मॉइस्ट सॉइल पुट करोगे, मॉइस्ट मॉइस्ट सॉइल पुट करोगे, मॉइस्ट सॉइल। तो इसका वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W2। तो ये क्या है, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल सैंपल, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल सैंपल। इसको कंटेनर लिखने की जगह पिक्नोमीटर लिख लेते हैं, एम्प्टी पिक्नोमीटर। एम्प्टी पिक्नोमीटर। W2 क्या है आपका, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर, मॉइस्ट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर। अगर यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड्स। और ये टोटल क्या है पूरा, सॉइल सैंपल। देखो ये सेपरेट स्पेसेस में नहीं रहते हैं,
पर हम कोई चीज़ डेराइव कर रहे हैं इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, सेपरेट स्पेसेस पे रख दिया है, ठीक है ना। और ये टोटल क्या है आपका, सॉइल सैंपल, ये टोटल क्या है आपका, सॉइल सैंपल, ये टोटल क्या है आपका, सॉइल सैंपल। अब थर्ड में क्या करेंगे हम, अब क्या कर रहे हैं हम थर्ड केस में, बहुत ध्यान से सुनना। जो थर्ड कंटेनर होगा आपका, सेम सॉइल सैंपल के साथ साथ मैं इसको ऊपर तक क्या करूंगा, वाटर से फिल कर दूंगा। क्या करूंगा, जो कंटेनर W2 है उसका मैंने वेट कर लिया, अब W2 को क्या करूंगा, कंप्लीटली फिल कर दूंगा विथ वाटर। तो थर्ड केस में क्या बनेगा आपका, थर्ड कंटेनर केस नहीं, थर्ड कंटेनर क्या होगा आपका, W3 आपका सॉइल सैंपल है यहां तक, ये क्या है आपका, यहां तक सॉइल, सॉइल सैंपल, और इसको आपने यहां तक क्या किया, वाट कंटेनर से इसको वाटर से फिल कर दिया। तो क्या क्या चीजें आ गई इसमें, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर का वेट, कंटेनर नहीं पिक्नोमीटर लिखना चाहिए हमें, मॉइस्ट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर प्लस जो एक्स्ट्रा वाटर फिल किया है आपने, प्लस वाटर जो आपने फिल किया है, नेक्स्ट आपने जो वाटर फिल किया है, तो ये क्या हो गया आपके लिए W3। अब W4 क्या होगा, चार ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, फोर्थ क्या होगा आपका, W4 क्या है, अब आपने पूरे पिक्नोमीटर को एम्प्टी किया, अब आपने क्या किया, पूरे पिक्नोमीटर को एम्प्टी किया और इसको क्या किया, कंप्लीटली आपने इसको वाटर से फिल कर दिया। लास्ट ऑफ W4 क्या है आपका, पिक्नोमीटर प्लस वाटर, क्या है W4 आपका, क्या है पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर प्लस वाटर, सिंपली क्या है, पिक्नोमीटर प्लस वाटर। तो W1 क्या है आपका, सिंपल पिक्नोमीटर का वेट, ध्यान से सुन लो, W1 क्या है आपका, सिंपल पिक्नोमीटर का वेट, W2 क्या है, पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, W3 क्या है, पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल प्लस वाटर कंप्लीटली फिल्ड कर दिया उसमें। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, W4 क्या है, पिक्नोमीटर प्लस वाटर, सॉइल नहीं है। लास्ट वाले केस में क्या है आपका, पिक्नोमीटर प्लस वाटर। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात आपको समझ में आई, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अब मुझे अगर इसमें से वेट ऑफ वाटर निकालना है तो कैसे आएगा, अब मुझे इसमें से वेट ऑफ वाटर लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं, इसमें से देख के आप ये वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हो। इन तीन चार ऑब्जर्वेशन में से कोई तरीका है जिससे आप वेट ऑफ वाटर निकाल सको, कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मुझे, पहली चीज कर रहे हैं ठीक है ना, आप सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल, लिख देता हूं यहां पे, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट ऑफ वाटर इन सॉइल weight of water in soil sample, weight of water in soil sample। अब वेट ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल को कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर अगर मुझे निकालना है तो अब आप देखो एक ध्यान से, अगर मैं W2 को W1 से माइनस कर दूंगा, W2 को W1 से माइनस कर दूंगा तो सबसे पहले तो पिक्नोमीटर का वेट कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। अगर मैं W2 को W1 से माइनस कर दूं, एक मिनट, अगर मैं W2 माइनस W1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, पिक्नोमीटर एम्प्टी पिक्नोमीटर था,
यहाँ पिक्नोमीटर है तो पिक्नोमीटर से एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बची मेरे पास, मॉइस्ट सॉइल। अगर इस टर्म की बात करूं तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी मेरी, मॉइस्ट सॉइल। ये टर्म क्या हो गई मेरे लिए, मॉइस्ट सॉइल। बहुत ध्यान से देखना, W2 माइनस W1 किया तो पिक्नोमीटर से पिक्नोमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास, मॉइस्ट सॉइल। अब अगर मैं इसमें से ये वेट ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दूं, इस वेट ऑफ सॉलिड को माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, वेट ऑफ वाटर। क्लियर हो गई बात। अगर मैं इसमें से वेट ऑफ सॉलिड को माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, वेट ऑफ वाटर। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। क्या किया मैंने, W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 किया तो पिक्नोमीटर से पिक्नोमीटर का वेट कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा क्या मेरे पास, सिर्फ सॉइल सैंपल का वेट। उसमें से मैंने वेट ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, वाटर कंटेंट। क्या आ गया मेरे पास, वाटर कंटेंट। अब मैं किसी तरीके से अगर ये वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल लूं, अगर मैं किसी तरीके से ये वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल लूं, तो मेरे पास तो वाटर कंटेंट आ जाएगा, सॉरी वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर। और वेट ऑफ वाटर आ जाएगा तो मैं वाटर कंटेंट इजिली निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा तो मैं वाटर कंटेंट इजिली निकाल सकता हूं, वाटर कंटेंट इजिली निकाल सकता हूं। अब नेक्स्ट आप मुझे बताओ कि अगर मुझे फाइनली W4 निकालना है, पिक्नोमीटर प्लस वाटर, ये तो पहले एक एक स्टेप हो गया हमारा यहां तक कंप्लीट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म की बात करते हैं। अगर मुझे W4, अगर इसको स्टेटमेंट में लिखे, सेकेंड अगर मुझे W4 निकालना है, स्टेटमेंट में पीछे लिख दूंगा, शायद लिख के भी लाया हूं, इट कैन बी सीन दैट फ्रॉम, हाँ लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर मुझे वाटर W4 निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि W4, तो W4 कैसे आ सकता है, W4 कैसे आ सकता है, अगर W4 लाना है, अगर मैंने W3 में से, ये जो W3 है, W3 क्या क्या है, W3 क्या क्या है, मॉइस्ट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर प्लस वाटर, मॉइस्ट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर प्लस वाटर। अगर मैं इसमें से W, इसमें से अगर मैं इस W3 में से अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड्स को हटा दूं, प्लस उतना ही वाटर ऐड कर दूं जितना यहां पे इसको रिप्लेस करने के लिए चाहिए, तो क्या W4 आ जाएगा। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना कि अगर मेरे को W4 निकालना है, वाटर कंटेंट इन, या W4 वेट निकालना है टोटल, टोटल मुझे अगर W4 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस W3 में से सबसे पहले क्या माइनस कर दूंगा, वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस कर दूंगा। इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस उतना ही वाटर जितना वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस कर दिया। ध्यान से देखना, अगर मुझे W4 निकालना है तो मैंने क्या किया, W3 में से वेट ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दिया और उतने ही वाटर को वापस से रिप्लेस कर दिया जितना वॉल्यूम कौन ले रहा था, वेट ऑफ सॉलिड जितना वॉल्यूम ले रहे थे। जितना वॉल्यूम वेट ऑफ सॉलिड्स ने घेर के रखा हुआ था, उतने में मैंने अगर पानी भर दिया तो किसके बराबर हो जाएगा, W4 के बराबर। सेम स्टेटमेंट पीछे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना। इट कैन बी सीन दैट इफ फ्रॉम W3 weight of solids could be removed and replaced by the weight of an equivalent volume of water, the weight W4 can be obtained, the weight W4 can be obtained। बहुत ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं समझा रहा हूं यहां पे। मैंने क्या कहा, मुझे क्या वेट निकाल के दो, W4। तो W4 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, W3 में से वेट ऑफ सॉलिड्स को माइनस कर दूंगा, प्लस इन्होंने जितना वॉल्यूम घेर के रखा है इस वेट ऑफ सॉलिड्स ने, उतना ही पानी से इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो किसके बराबर आ जाएगा, W4 के बराबर। तो W4 किसके बराबर है, W3 माइनस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड ने कितना वॉल्यूम घेर के रखा है, ये कैसे निकाल सकते हैं। अब यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, अगर
अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर कर दूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखना है तो क्या लिखूंगा? अगर मुझे वेट ऑफ सॉलिड्स लिखना है, अगर मुझे वेट ऑफ सॉलिड लिखना है या वेट ऑफ वाटर लिखना है इस केस में, चलो एक 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 स्टेप बीच में रोकते नहीं है, एक एक करके चलते हैं। अगर मुझे वेट ऑफ वाटर लिखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेट इज यूनिट वेट क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखना है तो क्या लिखूंगा? वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो रही है। मैंने क्या कहा आपसे कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी वॉल्यूम में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? W4 के बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फर्दर? यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख सकता हूं। तो वेट ऑफ वाटर कितना यहां से रिप्लेस हो गया? यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर, इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर। तो उतना ही वाटर, जितना मैंने जितने वेट का वाटर रिप्लेस किया था उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पे ऐड कर दिया। तो कितना आ जाएगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्लियर हुई ये बात? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। जितना वेट ऑफ वाटर मैंने रिमूव किया था उतना ही मैंने, जितना वेट ऑफ सॉलिड्स मैंने रिमूव किया था उतना ही मैंने ऐड कर दिया। क्लियर? उतने ही वॉल्यूम का वाटर मैंने ऐड कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो कितने वेट के बराबर आ गया? जितना इसको रिप्लेस करने के बाद जितना वाटर ऐड करना पड़ता, कितना पहुंचने के लिए? W4 पहुंचने के लिए। ये हो गया। अब आप मुझे फर्दर इसमें बताओ कि क्या मैं वेट ऑफ सॉलिड्स, अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? ये हम एक तरीके से वहां पे ऑब्जर्वेशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैं कहां से लेके आया, इस पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, एक स्टार। ये कहां से आया? इसको आपको जब भी देखना हो कैसे आया तो यहां से देखेंगे हम कैसे आया, ये आप यहां से ऑब्जर्व करके लेके आओगे। नेक्स्ट, अगर मैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करूं तो क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में लिखना होगा तो कहां से आ जाएगा? ऊपर लेके चले गए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। लिख सकता हूं इसको, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? अब यहां पे ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स गामा बना है, ठीक है ना। अच्छे से बना देता हूं। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, इससे हम स्टेप में आए। अब आप मुझे बताओ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को कैसे लिख सकते हैं हम? एक और चीज हमें पता है, G इक्वल्स टू क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। तो अगर मैं G इंटू यूनिट वेट लिख दूं तो क्या हो जाएगा? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर। तो इसको यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, इसको यहां पे इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स किसके बराबर हो गई आपकी? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्लियर हो गई ये बात? यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इस वाले टर्म को मैं किस टर्म में लिख सकता हूं? नीचे वाले टर्म्स में लिख सकता हूं। तो इसको अब फर्दर क्या हो गया? ये W3 माइनस WS प्लस
गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय जी इंटू गामा डब्ल्यू। ये गामा डब्ल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गामा डब्ल्यू इसको इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले टर्म से माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स को कॉमन निकाल लूंगा, इस वाले टर्म से क्या करूंगा, वेट ऑफ सॉलिड्स को बाहर निकाल लूंगा। यहां पे कर देता हूं इसको, नेक्स्ट पेज में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, देखते हैं शायद जाना ना पड़े आगे। अब क्या हुआ, ये भी ध्यान रखना, ये वाला टर्म कहां से आया, इस पे मैं डबल स्टार मार्किंग कर दे रहा हूं और यहां पे भी डबल स्टार मार्किंग कर दे रहा हूं कि ये टर्म कैसे आया। ठीक है ना, ये टर्म कैसे आया। नेक्स्ट, अब मैंने क्या कहा, W4 इक्वल्स टू W3 माइनस मैंने क्या किया, वेट ऑफ सॉलिड्स को बाहर निकाल लिया। अब इधर से वेट ऑफ सॉलिड्स बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, -1 अपॉन जी, यही बचेगा 1 अपॉन जी। 1 यहां पे माइनस था इसके साथ, तो माइनस बाहर निकाला तो 1 हो गया और यहाँ पे माइनस का टर्म आ गया, तो 1 अपॉन जी बचा। ये वेट ऑफ सॉलिड्स और ये वेट ऑफ सॉलिड्स क्या किया मैंने, कॉमन निकाल लिया। क्या किया मैंने, कॉमन निकाल लिया। तो अब क्या बचा ये मेरे पास, अगला क्या करूं मैं इसको, अब इसमें W3 को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं, W3 को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, वेट ऑफ सॉलिड्स इंटू 1 अपॉन जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 हो गया, W3 माइनस W4। क्लियर हो गई ये बात। अब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं इसको, वेट ऑफ सॉलिड G माइनस 1 अपॉन जी इक्वल्स टू W3 माइनस W4, W3 माइनस W4। तो यहां से मेरे पास वेट ऑफ सॉलिड्स क्या आ गए, यहां से मेरे पास वेट ऑफ सॉलिड्स क्या आ गए, W3 माइनस W4 मल्टीप्लाइड बाय G अपॉन G माइनस 1, इसको उस साइड लेके चला गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हम फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, अगर उसमें हम किसी तरह WS निकाल लें, अगर उसमें हम किसी तरह WS निकाल लें तो हमारा क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट। तो अब हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड्स भी आ गया, वेट ऑफ सॉलिड्स भी आ गया। तो अब लिखते हैं इसको आगे अगले स्टेप्स में। तो एक चीज आपने ये निकाल ली, वेट ऑफ सॉलिड, और फर्स्ट वाले से ऑब्जर्वेशन से आपने क्या निकाल लिया, क्लियर। अब अगले स्टेप में जाएंगे, यहां तक की बात आपको इत्मीनान से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक बार डेरिवेशन खुद करके देख लेना, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट, अब वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स। अब आप दोनों चीजें निकाल चुके हो, अब आप पीछे दोनों चीज निकाल चुके हो। तो वेट ऑफ वाटर क्या निकाला था आपने, W2 माइनस W1 माइनस WS, ये वेट निकाला था आपने। तो W1, एक मिनट, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, चलिए ब्लैक पेन से लिखते हैं। क्या आया था, W2 माइनस W1 माइनस WS, W1 माइनस W2 माइनस WS। तो ये क्या हो गया आपका, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, किसके बराबर, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। इसको क्या लिख सकता हूं मैं आगे, इसको ये लिख सकता हूं W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय WS माइनस 1, ये लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय WS माइनस 1। अब WS की वैल्यू मुझे पीछे से पता है कितनी है, कितनी वैल्यू है, W3 माइनस W4 G अपॉन G माइनस 1। तो फर्दर इसकी क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं आगे,
उसके बाद यहाँ लिखते हैं। तो अब वाटर कंटेंट किसके बराबर हो जाएगा आपका, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है आपका, फिर से देख लो, W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे G अपॉन G माइनस वन था तो ये उसका उधर जाके उल्टा हो जाएगा, G माइनस वन अपॉन G, G माइनस वन अपॉन G कंप्लीट माइनस वन इंटू इसको 100 कर देंगे, इंटू इसको 100 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट फाइनली आपका क्या डिराइव हुआ, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4, एक मिनट कैपिटल बनाने थे ना, तो फाइनल आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आई, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 G माइनस वन अपॉन G होल माइनस वन इंटू 100। ये क्या आ गया आपका वाटर कंटेंट, ये क्या आ गया आपका वाटर कंटेंट, किस मेथड के थ्रू, बाय यूजिंग पिक्नोमीटर मेथड, बाय यूजिंग पिक्नोमीटर मेथड, बाय यूजिंग पिक्नोमीटर मेथड। क्लियर, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड्स आपने निकाल लिया इजली, आपका ये क्वेश्चन ये चीज डिराइव होगी। तो क्वेश्चन ज्यादातर तो आपको कहां से आता है कि भाई आपको चारों चीजों का वेट दे देगा, W1 W2 W3 एंड W4 और G की वैल्यू दे देगा, फिर क्या पूछेगा आपसे वाटर कंटेंट। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, हमने डिराइव तो कर लिया, आपको बनना भी चाहिए, मेंस में काम आएगा। W1 क्या है, वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर, W2 क्या है, वेट ऑफ द पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, सेकंड क्या है, W3 क्या है आपका थर्ड, वेट ऑफ द पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर दिया हमने किससे, वाटर से। और फोर्थ क्या है आपका W4 क्या है, पिक्नोमीटर प्लस वाटर, सॉइल नहीं है, कंप्लीटली फिल कर दिया हमने किससे, वाटर से। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप फाइनली क्या निकाल सकते हो, अपना वाटर कंटेंट, क्या निकाल सकते हो आप अपना वाटर कंटेंट। आपके लिए ये वाले, ये जो हमने यहाँ पे चीज़ों को यूज़ किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्टार मार्किंग भी कर दी है कि कौन सी चीज़ में कहाँ से लेके आ रहा हूँ, कौन सी चीज़ में कहाँ से लेके आ रहा हूँ। इसमें सिंगल स्टार मार्क है, ये कहाँ से आया, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये डबल स्टार मार्किंग है, ये कहाँ से आई। क्लियर है, क्लियर है, चलिए यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आएगा, मेनली आपको याद रखना है कि W1 क्या होता है, W2 क्या होता है, 3 क्या होता है, W4 क्या होता है, बिल्कुल ईजी है। पूरा का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो कुछ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट है। किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक कि जब आपका कॉलेज का एग्जाम भी अगर होगा तो अगर उसमें पिक्नोमीटर मेथड के थ्रू वाटर कंटेंट निकालना है तो आपको यही डेराइव करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे लाइनें लिखी हैं ये बीच में ऐड करनी पड़ेंगी। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है आपका और ये सेकंड वाला पॉइंट है, जो यहाँ पे आपने ये सेकंड डेराइव किया है, ये सेकंड वाला पॉइंट कहाँ है आपका, अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, अगली स्लाइड में ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और हम मेरी क्लास में जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं इसके बाद लास्ट में मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स की भी आपको फोटो कॉपी दूंगा या स्लाइड्स बना दूंगा, तो वो आप उसको, तो आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो आपका पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स 20 से 22 पेज का होगा। तो एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब हम सब्जेक्ट रिवाइज करने बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेजेस होना चाहिए, वो भी 2-3 बार पढ़े हुए होना चाहिए हमारे। तो हम क्या कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजिंग पिक्नोमीटर मेथड। अब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग 500 ml डेंसिटी फ्लास्क,
500 ml डेंसिटी बॉटल, 500 ml फ्लास्क और बाय पिक्नोमीटर। चाहे तो आप फ्लास्क यूज कर लो, चाहे तो पिक्नोमीटर यूज कर लो 500 ml का। क्लियर? नेक्स्ट, इफ सॉइल इज फाइन ग्रेन सॉइल, यहां पे भी सेम पॉइंट अप्लाई होता है कि अगर इफ सॉइल इज फाइन ग्रेन सॉइल, रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड गैसेज इज डिफिकल्ट, हेंस kerosene can be used because it is a better wetting agent than water। ठीक है ना? अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो आपको जी निकालने के लिए आप सिंपल वाटर का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? सिंपली वाटर का यूज कर। पर अगर फाइन ग्रेन सॉइल है, अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो आप किसका यूज कर सकते हो? केरोसिन के। क्यों? क्योंकि ये बेटर वेटिंग एजेंट है। आपने देखा होगा जब भी कभी कहीं पे केरोसिन, मतलब मान के चलो ये सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है ना? ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है ना? इसके ऊपर जब वाटर स्पिल होगा ना, तो गिरने के बाद ये धीरे धीरे स्प्रेड होगा वाटर। पर अगर इसी सरफेस पे सेम अमाउंट ऑफ केरोसिन गिर जाएगा ना, अगर सेम अमाउंट ऑफ केरोसिन गिर जाएगा तो वो इजिली स्प्रेड हो जाएगा, जल्दी इजिली स्प्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेटर वेटिंग एजेंट है। और डीप में नहीं जाना है आपको, अभी सिर्फ इतना समझना है कि आपका जो केरोसिन है वो क्या है? बेटर वेटिंग एजेंट है। इसलिए आप क्या करते हो? वाटर की जगह क्या यूज करने लगोगे आप? केरोसिन का यूज करने लगोगे। वाटर की जगह क्या यूज करने लगोगे आप? क्या यूज कर लोगे आप? अगर फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो केरोसिन यूज करने लगेंगे। चलिए, अब इससे कैसे हम निकालते हैं हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, चलो, स्लाइड्स नहीं है अब, इसमें यही चीजें हैं। चलो, अब करना क्या है? जी क्या होता है आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? पहले ऑब्जर्वेशंस बना लेते हैं इसमें सिंपली। इसमें भी चार बार ऑब्जर्वेशन लेंगे। W1, W2, W3 एंड W4। इसमें भी क्या रहेंगी? चार ऑब्जर्वेशन रहेंगी। तरीका सेम ही है हमेशा। पहला वाला क्या होता है? एम्प्टी। फर्स्ट वाला क्या है आपका? एम्प्टी। फोर्थ वाला हमेशा क्या होता है? वाटर प्लस पिक्नोमीटर। वाटर प्लस पिक्नोमीटर। अब सेकंड वाले में यहां पे क्या करना है हमको? ड्राई सॉइल लेंगे हम। कैसी सॉइल लेंगे? ड्राई सॉइल। तो ये क्या हो जाएगा? पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल। साइड में लिख लेता हूं, पिक्नोमीटर प्लस ड्राई पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल। और W3 क्या है आपका? ड्राई सॉइल के बाद आपने जैसे पिछली बार किया था, पिछली बार मॉइस्ट सॉइल थी, इसको भी क्या किया आपने? कंप्लीटली वाटर से फिल कर दिया। तो ये क्या हो गया? पिक्नोमीटर प्लस पिक्नोमीटर, एक मिनट क्लास रुक गई थी, पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर। चार ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब जी क्या होता है आपका? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। जी क्या होता है आपके लिए? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं आपके लिए? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है आपका? वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सेम यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? इसी तरीके से पिछले केस में हम पहले करके आ चुके हैं, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। पर
पूरा ही रब हो गया, एक सेकेंड। फिर से कर लेते हैं। W1 क्या था आपका, एम्प्टी, और W2 क्या था आपका, पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल। क्या था ये, पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल, ये तीनों। ठीक है ना। अब G क्या होता है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको ये लिख सकते हैं हम, इसको ये लिख सकते हैं G इक्वल्स टू। अब आप मुझे बताओ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि G क्या होता है, ऑफ सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां पे दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यहां तक आपने कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा, G इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। G इक्वल्स टू क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, ऑफ सेम वॉल्यूम। अब ये जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाई गई थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम क्या रहती है, दोनों चीजों की सेम रहती है, तो इक्वल टू हो गए दोनों। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। अगर आपको वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है, WS, अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी थी यहाँ पे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइनली क्या आ गई आपकी, वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वेट ऑफ वाटर। तो अगर मुझे वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है अगर, तो कैसे निकाल सकता हूं, ड्राई सॉइल थी तो W2 माइनस W1 कर दूंगा, W2 माइनस क्या कर दूंगा मैं, W2 माइनस W1 कर दूंगा, सिंपल। तो ऊपर वाली चीज, एक चीज तो मुझे मिल गई। अगर मुझे वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है तो कैसे निकाल लूंगा, पिक्नोमीटर का W2 माइनस W1 कर दूंगा, तो पिक्नोमीटर का वेट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ड्राई सॉइल बचेगी। तो जो ड्राई सॉइल है वही किसके बराबर है, वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर। यहां पे लिख भी देता हूं, वेट ड्राई और वेट ऑफ सॉलिड इस केस में सेम है, क्यों, क्योंकि सॉइल कैसी है आपकी, ड्राई सॉइल है। अब अगर वेट ऑफ वाटर इन फोर्थ निकालना है तो अब मुझे अगला ऑब्जर्वेशन, अगर वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इन फोर्थ, फोर्थ कंटेनर में निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं, सिंपल है, W4 इक्वल्स टू W4 माइनस W3 कर दूंगा मैं। अगर मुझे वेट ऑफ वाटर इन फोर्थ W4 माइनस W3 कर दूंगा, तो W4 माइनस W3 करने से क्या आएगा, W4 माइनस W4 माइनस W1, W4 माइनस W1 कर दूंगा, W4 माइनस W1 कर दूंगा, तो पिक्नोमीटर से पिक्नोमीटर हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, वेट ऑफ वाटर बचेगा। क्लियर, दो चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली। अब अगर वेट ऑफ वाटर इन थर्ड निकालना है तो, अगर मुझे इस थर्ड वाले में वेट ऑफ वाटर निकालना है तो क्या करूंगा, अगला मुझे निकालना है वेट ऑफ वाटर इन थर्ड। तो कैसे निकालेंगे, W3 माइनस W2 कर दूंगा, W3 माइनस W
2 कर दूंगा। क्यों किया? पिक्नोमीटर से W3 माइनस WT कर 2 करने का मतलब क्या है? पिक्नोमीटर से पिक्नोमीटर हट गया, वेट ऑफ सॉलिड से वेट ऑफ सॉलिड हट गया, सिर्फ क्या बच गया? वेट ऑफ वाटर। सिर्फ क्या बच गया मेरा? वेट ऑफ वाटर। तो अब मुझे फाइनल अगर वेट ऑफ वाटर निकालना है तो क्या आ जाएगा? मुझे ये फाइनल वेट ऑफ वाटर निकालना है तो क्या आ जाएगा? अगर मुझे फाइनल वेट ऑफ वाटर निकालना है तो क्या आ जाएगा? उसमें मैं W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2 कर दूंगा। क्लियर है? सेम वॉल्यूम का वाटर है, तो जब मैं अगर इस दोनों में से इन दोनों में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ कितना बच जाएगा? वेट ऑफ वाटर, जो मुझे यहां पे चाहिए। तो वेट ऑफ वाटर फाइनली क्या आ जाएगा? वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू W4 माइनस W1 ओ माइनस W3 माइनस W2, W3 माइनस W2। तो ये मेरे लिए फाइनली क्या आ गया? वेट ऑफ वाटर। ये क्या आ गया मेरे लिए? वेट ऑफ वाटर। फाइनली मेरे लिए क्या आ गया? ये वेट ऑफ वाटर। यही मुझे कैलकुलेट करना था। तो अब मेरा जी क्या हो गया? वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर लिख दूंगा मैं। तो अब फाइनली जी क्या है मेरे लिए? वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ वाटर क्या आ गया मेरा? W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो इसको क्या लिखूंगा? W4 माइनस W3 माइनस W2 माइनस W3 माइनस W4 माइनस W1 है ना, सॉरी, क्योंकि मुझे फाइनल अरेंजमेंट भी लिखनी है इसलिए पहले ये लिख दिया। W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, W3 माइनस W2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स भी मैं पीछे निकाल चुका हूं। वेट ऑफ सॉलिड्स क्या था? W2 माइनस W1। वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है मेरे लिए? W2 माइनस W1। अब इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे हम? ये आ गया फाइनली आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या आ गई आपकी फाइनल स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक मिनट, उल्टा स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख गई क्या? उल्टा। जी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर के वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है? W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। ये फाइनली आया आपका W3 माइनस W2। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3, W4 माइनस W3 माइनस W2 माइनस W1। ये याद करने का तरीका है, ये याद करने का तरीका है। ये याद करने का तरीका है इसको। ये इसको याद करने का तरीका है, रीअरेंज करके W2 माइनस W1, W2 माइनस W1। कैसे याद कर सकते हैं? 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। हर बार माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 1। अब आपको पता होना चाहिए 1 क्या है आपका? एम्प्टी कंटेनर का वेट। 2 क्या है आपका? कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। W3 क्या है? कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर। और W4 क्या है आपका? कंटेनर प्लस वाटर। W4। ये आ गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आ गई फाइनल आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो पहला वाला कैसे याद रखना उसका भी मैं तरीका बता दे रहा हूं आपको। वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था अभी? एक मिनट। वाटर कंटेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था? W1 माइनस, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका।
ये आ गई आपकी फाइनल स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए, ये आ गई आपकी फाइनल स्पेसिफिक ग्रेविटी, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1 प्लस W2 माइनस W1, रीअरेंज करके लिख दिया इसको, प्लस W2 माइनस W1, जिसमें आपको याद रहे 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, जिसमें आप भूलो ना, ठीक है ना। इसी चीज को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ अब हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा हो गया, तो हमारी दो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कल बल्क यूनिट वेट पढ़ेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको फर्दर कांटेक्ट करना है तो आप द लर्नर्स हब पे, द इंजीनियर्स हब पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपकी मेरे से बात हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप पहले मैनेजमेंट के पास आपकी कॉल जाएगी, और अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है तो वो आप की मेरे से बात करा देंगे। थैंक यू।